हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग ऐसे इंसेक्ट के बारे में आज जानेंगे जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा उससे जो भी लाभदायक वस्तुएं हैं या पदार्थ हम लोग प्राप्त करते हैं। तो आज का जो हम लोग का नया टॉपिक है वो है मधुमक्खी। तो मधुमक्खी के बारे में जानेंगे। एक लाभदायक कीट मधुमक्खी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मधुमक्खी। अगर मधुमक्खी के बारे में बात करें तो देखने में आता है कि बस एक छत्ता है, उस छत्ते में मधुमक्खी है जिससे हमें शहद प्राप्त होता है। लेकिन इसकी पूरी लाइफ साइकिल, कैसे वो शहद प्राप्त होता है, कैसे मधुमक्खी का जीवन यापन है, किस प्रकार से वो रहते हैं, तो ये चीज यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी का जीवन होता कैसा है, इसकी जो लाइफ है वो होती कैसी है, इसका जीवन। अगर इसके जीवन की बात किया जाए तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो मधुमक्खी होता है वो एक सोशल प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है। अब समझेंगे भी कैसे सामाजिक प्राणी है। तो जो मधुमक्खी है वो एक सामाजिक प्राणी है और साथ में यह जो है पॉलीमॉर्फिक होता है। यह क्या होता है? पॉलीमॉर्फिक, बहुरूपी होता है। यानी कि बहुरूपिया, जैसे एक शब्द आता है बहुरूपिया, तो उस बहुरूपिया को समझेंगे यहाँ पर। एक तो ये सामाजिक प्राणी है और साथ में इसमें जो बहुरूपी, अर्थात एक ही छत्ते में अलग अलग प्रकार के मधुमक्खी पाए जाते हैं। अगर इसके छत्ते की बात किया जाए, जो इसका हनीकॉम्ब होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, जिसे हम जो है बी हाइव्स के नाम से जानते हैं, हनीकॉम्ब भी कह सकते हैं, या इसको जो है बी हाइव्स के नाम से जानते हैं। मधुमक्खी का छत्ता देखेंगे कि मधुमक्खी का छत्ता किसी, चाहे वो जैसे मान लो दीवार है, ऊंची सी कोई दीवार है, पेड़ की जो टहनियां है, शाखा है, उस पर जो लगी होती है, और वो लगभग 30 से लेकर के 90 सेंटीमीटर तक जो है हो सकता है। यानी एक जो मधुमक्खी का छत्ता है वो छोटा भी हो सकता है या काफी बड़ा भी जो है छत्ता हो सकता है। तो ये मधुमक्खी के लगभग 30 से 90 सेंटीमीटर। और जो मधुमक्खी के छत्ते के अगर समीप जाकर के देखेंगे, बहुत ज्यादा समीप नहीं जाना है, लेकिन अगर समीप जाकर के देखेंगे तो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे हम लोग का स्ट्रक्चर होता है, सेल का स्ट्रक्चर होता है, कुछ उस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि इसमें हेक्सागोनल शेप की आकृति का जो है, हेक्सागोनल आकृति का जो है मधुमक्खी का छत्ता होता है। तो मधुमक्खी का छत्ता कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। लेकिन अभी इसको भी समझेंगे कि अलग अलग होते, ऐसे नहीं कि सभी हेक्सागोनल ही होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि सभी हेक्सागोनल होते हैं, क्योंकि अभी हम लोग छत्ते के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें, नई नई चीजों को जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो उस इंटरेस्टिंग टॉपिक को और भी इंटरेस्टिंग बनाना है तो पहले समझ ले एक छोटी सी आम भाषा में कि इसका जो छत्ता होता है वो छत्ता जो है हेक्सागोनल शेप का होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी उसमें हेक्सागोनल ही होते हैं, लेकिन मैक्सिमम हेक्सागोनल ही होता है। तो ये होते हैं इसके जीवन के बारे में, इसके छत्ते के बारे में। मैंने कहा कि पॉलीमॉर्फिक होता है। मैंने क्या कहा कि ये पॉलीमॉर्फिक होता है, बहुरूपी होता है। मतलब इसके जो मधुमक्खी का छत्ता है, उस मधुमक्खी के छत्ते में जो है अलग अलग प्रकार की मधुमक्खियां होती होंगी। तो अलग अलग कौन कौन सी होती है? तो इसमें 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं अलग अलग। एक रानी मक्खी, क्योंकि सामाजिक प्राणी है, मैंने कहा सामाजिक प्राणी है। जैसे समाज में पहले राजा महाराजा लोग रहते थे, राजा थे, उनके कुछ सोल्जर्स होते थे, उनको उनके बावर्ची होते थे, तो इस तरह से। इसके अलावा उनके जो है आसपास घिरे हुए कुछ मंत्री ग्रह होते हैं, प्रजा होती थी, काम करने वाले होते थे। तो बहुत सारी चीजें जैसे एक समाज में होता है उसी प्रकार से इसमें भी होता है। तो ये जैसे दीमक होता है, दीमक में भी सामाजिक प्राणी है, उसी प्रकार मधुमक्खी भी सामाजिक प्राणी है। लेकिन इसमें क्या है? रानी तो है लेकिन राजा नहीं है, रानी है लेकिन राजा नहीं है। अब ड्रोन को चाहे राजा मानो चाहे कुछ भी मान लीजिए, लेकिन एक्चुअल में रानी के साथ साथ रहने वाला राजा इसमें नहीं है। तो इसमें 3 प्रकार की मधुमक्खी है। एक तो क्वीन है, रानी है, एक ड्रोन है, इसको नर मक्खी कहेंगे, और एक वर्कर्स होते हैं, यानी श्रमिक मक्खियां होती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि
क्वीन के बारे में। क्वीन, रानी मक्खी, कह सकते हैं ना कि उस छत्ते की पूरी रानी है, छत्ते पर उसका आधिपत्य है, एक साम्राज्ञी है, जो चाहेगी वही उस छत्ते में होगा। तो ऐसा ही कुछ यहां पर इसमें भी देखने को मिलता है। रानी सर्वे सर्वा है, रानी ही पूरा जो छत्ते को कंट्रोल करती है और रानी ही पूरे छत्ते के जो है कह सकते हैं छत्ते के निर्माण में सहायक होती है, क्योंकि सब इसी की संतान है। रानी की संतान सभी रहेंगी। कैसे रहेंगी देखेंगे। तो क्वीन सबसे पहले समझते हैं क्वीन के बारे में। अब क्वीन जो होता है, इस क्वीन की औसत आयु कितनी, सबसे अधिक अगर जीवित रहती है कोई तो वो रानी मक्खी है। कितने वर्ष तक जीवित रह सकती है, ये क्वेश्चन आता दिमाग में। तो एक रानी मक्खी का जो औसत जीवन काल होता है वो लगभग 5 साल होता है। कितना होता है? 5 साल होता है। एक रानी मक्खी का औसत जीवन काल 5 वर्ष का होता है। लंबाई की बात करते कितनी बड़ी होती है। जो श्रमिक मक्खियां होती है, जो मक्खियां हम लोग आसपास देखते हैं, उस श्रमिक मक्खी से भी लगभग 5 गुना अधिक बड़ी होती है रानी मक्खी। कितनी बड़ी? लगभग यह जो है 15 से लेकर के 20 मिलीमीटर लॉन्ग या लंबी जो है रानी मक्खी होती है। और इसका वेट भी अगर हम श्रमिक मक्खी की तुलना में बात करें तो लगभग जो है 3 गुना अधिक जो है ये होती है। इसके अलावा इसमें क्या क्या पाया जाता है तो सबसे पहले जान ले। इसमें पंख है या पाद है यानी पैर, या मुखांग है जिसको मुकुपांग के नाम से कहते हैं, मुखांग है, या उसमें जो है डंक है। ये सभी बहुत ही कम विकसित होते हैं। ध्यान रखिए, इसमें पंख भी बहुत कम विकसित है, इसमें पैर भी बहुत कम विकसित है, इसमें क्या है, इसमें मुखांग भी कम विकसित है, और इसमें जो है कह सकते हैं डंक भी कम विकसित है। अतः ये क्या कर सकता है? ये उड़ नहीं सकता है। इसके साथ में इसमें लार ग्रंथियां और मोम ग्रंथियां दोनों नहीं पाई जा रही हैं। मतलब ये लार ग्रंथि भी नहीं है और यहां पर जो है मोम ग्रंथि भी नहीं है। यानी कि इसमें कह सकते हैं कि सलाइवरी एंड जो वैक्स ग्लैंड होता है ये इसमें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, मतलब कि यह जो है छत्ता नहीं बना सकता है, मतलब कि यह जो है जाकर के अपना भोजन जो है स्वयं नहीं कर सकती है, जाकर के फूलों का रस चूस नहीं सकती। इसमें डंक पाया जाता है, लेकिन डंक कैसा होता है? बहुत ही कम विकसित होता है। डंक का काम क्या है? तो डंक का काम होता है ओवी पोजीशन करना, बस यही एक इसका काम है। इसको हम कहते हैं ओविपोजिटर डंक। डंक क्या कर रहा है? केवल अंडारोपण का कार्य करता है या अंड निक्षेपण इसको कह सकते हो। ये विकसित है लेकिन इसका काम केवल क्या है? अंड निक्षेपण करना। हाँ, कभी कभी ये शत्रुओं से अपनी सुरक्षा के लिए भी डंक का प्रयोग कर सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा विकसित नहीं होता है। तो ये होती है रानी मक्खी की कहानी। रानी मक्खी का काम क्या है? फिर एक आखिर जब ये तो ना तो भोजन ला रही है, ना तो अपने उसकी सुरक्षा कर रही है मधु छत्ते की, इसका काम क्या है? खाली लेटी है, खा रही है। तो इसका काम मेन क्या होता है? इसका मेन काम होता है अंडे देना, एग लेइंग। अंडे देना इसका मुख्य कार्य होता है। ये क्या करती है? ये जीवन भर अंडे देती है। एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाए उसके बाद ये जीवन भर अंडे देती रहती है। और इसमें जो अंडे, अब ये कि जनन कब होता है? देखिए, जनन का जो कार्य की बात किया जाए तो अलग अलग देशों में अलग अलग समय हो सकता है। हम अपने भारत देश की अगर हम बात करें तो भारत देश में शरद एवं बसंत ऋतु जो होता है, उस शरद एवं बसंत ऋतु में जो है जनन की प्रक्रिया करता है। कब करता है? शरद एवं बसंत ऋतु में जनन होता है, और उस जनन के बाद फिर इसका काम ही है अंडे देना। अब अंडे देने काम है, इसीलिए इसके जो ओवरी होती है डेवलप होती है, इसमें ओवरीज पाई जाती है। क्या पाती है? ओवरी। क्योंकि इसका काम क्या है? इसका काम होता है अंडे देना, और ओवरी पाया जाता है, इसीलिए इसका एब्डोमेन भी काफी बड़ा हो जाता है। क्योंकि ओवरीज का एब्डोमेन में है तो इसीलिए एक बड़ी सी ओवरी पाई जाती है, इसीलिए इसका एब्डोमेन काफी बड़ा हो जाता है। तो ये थी जो है रानी मक्खी की एक कहानी।
अब समझते हैं दूसरा आता है ड्रोन। दूसरे नंबर पर आते हैं महोदय ड्रोन आते हैं। ड्रोन की भी एक अपनी अलग कहानी है। ड्रोन जिसको लोग नर मक्खी के नाम से जानते हैं, नर जो मक्खी जो होता है इसका कोई नहीं कह सकते इसका जीवन काल कितना होता है। वन सीजनल होता है, बसंत ऋतु या शरद ऋतु, बस उसमें जलन की क्षमता हुई, जलन का कार्य किया, उसके बाद गर्मी समय आते इसको मर जाता है। क्यों? क्योंकि सारी मधुमक्खियां इसको छत्ते से बाहर निकाल देती है। वो भी बताएंगे क्यों निकालती। तो यहां पर ड्रोन क्या करता है, ड्रोन की अगर बात करें तो इसका कोई जीवन काल हम नहीं कह सकते, औसत जीवन काल सीजनल है, एक सीजन रहता है। हाँ, इसकी लंबाई बता सकते हैं। इसकी लंबाई होती है, यानी ये कितना बड़ा होता है, 7 से लेकर के 15 मिलीमीटर ये लंबा जो है नर मक्खी या ड्रोन होता है। इसके भी जान ले कि इसमें जो है इसके जो पाद होते हैं, पैर पाद है या नेत्र है, मस्तिष्क है, ये काफी विकसित होते हैं। पंख भी विकसित होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन इसमें पैर जो होते हैं और नेत्र, बड़े बड़े नेत्र होते हैं, मस्तिष्क, ये काफी विकसित होते हैं। लेकिन एक चीज है इसमें भी जो है सलाइवरी एंड वैक्स ग्लैंड एब्सेंट होता है। इसमें भी नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? लाल ग्रंथियां और मोम ग्रंथियां इसमें भी नहीं पाई जाती है। अभी छत्ते का निर्माण ये नहीं कर सकती है, ये छत्ते का निर्माण नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास लाल एवं मोम ग्रंथि नहीं है। इसके अलावा इसमें डंक भी कम विकसित होता है। अब डंक नहीं पाया जा रहा तो कहां से भोजन करेगा? मुंह फुपांग भी बहुत ज्यादा विकसित नहीं है, तो ये स्वयं ये भी जाकर के भोजन नहीं कर सकता कि फूलों का रस चूस करके अपना पेट भर ले। फूलों का रस ये भी चूस नहीं सकता है। अतः यह भी निर्भर किस पे होते भोजन के लिए? यह भी निर्भर होते अगली पीढ़ी, अर्थात अगला जो हम लोग का रहेगा श्रमिक वर्कर्स, उस पर ये केवल निर्भर होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं वर्कर्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस छत्ते में, और उस छत्ते की क्रियाशीलता, छत्ते की कार्यप्रणाली, छत्ते में जो भी हो रहा है, सारी घटना चक्र में घूम घूम करके एक ही नाम आता है और वो नाम होता है श्रमिक का, वर्कर्स। अब एक चीज और थोड़ा सा था कि एक छत्ते में क्वीन की संख्या कितनी होती है? तो एक छत्ते में क्वीन की संख्या 1 होती है। ड्रोन की संख्या कितनी होती है? तो ड्रोन की संख्या की बात करें, नंबर ऑफ ड्रोन्स की अगर हम लोग बात करें, ड्रोन्स इन वन हाइव, तो एक छत्ते में लगभग जो इसकी संख्या 100 तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? 100 तक होती है। तो बाकी सब क्या है? इतना बड़ा देखते छत्ता लगा रहता है, तो बाकी सब वर्कर्स है। लगभग वर्कर्स कितने? 60,000 तक हो सकते हैं। बहुत बड़ा साइज का है, तो 60,000 तक जो है वर्कर्स एक छत्ते में हो सकते हैं। सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? इसी वर्कर्स की होती है। अगर साइज की बात करें, साइज क्या होती है? तो साइज इसकी जो होती है वो थोड़ी बहुत छोटी होती है। कितनी होती है अगर हम लोग बात करें तो इसकी साइज जो होती है वो बहुत ही कम होती है। लगभग जब 5 से लेकर के 10 मिलीमीटर लॉन्ग होती है। औसत जीवन काल कितना होता है? तो ये औसत जीवन काल 3 to 4 मंथ्स का होता है। 3 से 4 महीने का जो है इसका औसत जीवन काल होता है। इसके एब्डोमेन में, जो एब्डोमेन होता उदर खंड है, एब्डोमिनल सेगमेंट है, उसके सेकंड से लेकर के सेकंड टू, जो दूसरे से लेकर के सेकंड टू फिफ्थ, 5वें तक जो है फिफ्थ एब्डोमिनल सेगमेंट जो होता है, एब्डोमिनल सेगमेंट, इसके जो वेंट्रल साइड होता है, इसके कहां पर? वेंट्रल साइड पर। इसी वेंट्रल साइड पर एक पॉकेट लाइक जो है कह सकते हैं, एक पॉकेट लाइक क्या पाया जाता है? तो एक पॉकेट लाइक यहां पर जो है वैक्स ग्लैंड पाया जाता है। मोम ग्रंथियां यहां पर उपस्थित होती हैं। तो ये क्या होती है? वेंट्रल साइड पर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है?
एब्डोमेन वाले भाग में एब्डोमिनल सेगमेंट्स के दूसरे से लेकर के पांचवें एब्डोमिनल सेगमेंट तक वेंट्रल साइड में पॉकेट लाइक पैकेट के समान वैक्स ग्लैंड्स पाए जाते हैं, मोम ग्रंथियां पाता है और इसी मोम ग्रंथियों के सहायता से वो अपना छत्ता बनाता है। लेकिन कब बनता है इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। कब देखेंगे? अभी देखते हैं सबसे पहले कि इसके जो एज के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, तो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप। अब देखिए, अगर हम इसके आयु काल के आधार पर, आयु वर्ग के आधार पर इसको बांटे तो ये जो है कई प्रकार के हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें आ जाता है, यहां पर ध्यान देंगे आयु काल। एक चीज और जान ले, वर्कर्स की कोई बाल्यावस्था नहीं होती है। जैसे हम लोग होते हैं बाल्यावस्था, खेलते हैं, कूदते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, ऐसा इसके पास कुछ नहीं है। ये लार्वा स्टेज से सीधे वयस्क अवस्था में पहुंच जाता है। बाल्यावस्था तो होता ही नहीं बेचारे का। अब बाल्यावस्था नहीं तो खेलने कूदने के दिन ही इसके नहीं है, ध्यान ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाल्यावस्था नहीं होती इसकी। बेचारा लार्वल स्टेज से सीधे पहुंच गया कहां पर? वयस्क अवस्था में। बेचारा ना खेलने पाया ना कूदने पाया, सीधे काम पे लग गया। जाओ काम करो, छत्ते बनाओ, जाओ शहद लेकर के आओ, खिलाओ। किसको? रानी मक्खी को और किसको? ड्रोन को। मतलब खिलाइए, कुछ ना करिए, क्या करना है? सीधे जाओ काम पे लग जाओ, जाओ साफ सफाई करो, जाओ छत जो है लेकर के आओ, जल लेकर के आओ, जाओ शहद लेकर के आओ, जाओ भोजन लेकर के आओ। क्या कर रहा है इसका? केवल इसका काम क्या है? कार्य कर रहा है। इसलिए नाम रख दिया गया बेचारे का श्रमिक। श्रमिक है, काम करने वाला है, वर्कर्स है, काम की तलाश में ढूंढेगा। बाल्यावस्था तो है नहीं, सीधे लार्वल से सीधे पहुंच गया वयस्क अवस्था में। तो ये एज स्ट्रक्चर पे बात करें, एज ग्रुप के आधार पर, तो इसको कई श्रेणियों में डिवाइड किया। सबसे पहले इसमें बात करते हैं स्कैवेंजर या सैनिटरी बी। तो सबसे पहला इसमें आता है स्कैवेंजर या सैनिटरी बी। अब यहां पर सबसे पहले बात करते हैं अपमार्जक मक्खी। इसका काम क्या है? अब नाम है अपमार्जक मक्खी, नाम ही अपमार्जक मक्खी, तो इसका काम क्या? साफ सफाई करने है। और क्या करेगा? तो ये कब करता है इसको भी समझेंगे। जैसे ही लार्वा से वयस्क अवस्था में पहुंचा, बाल्यावस्था तो है नहीं, जैसे ये एडल्ट स्टेज में आया, कहां पर? बेचारा लार्वल स्टेज पर सीधे पहुंच गया कहां पर? एडल्ट स्टेज में। खेलने कूदने का दिन गायब हो गया। अब एडल्ट स्टेज में पहुंच गया तो उसके पहले से लेकर के, यानी फर्स्ट डे से लेकर के बेचारा 3 दिन तक, फर्स्ट टू थर्ड डे, बेचारा पहले से तीसरे दिन तक स्कैवेंजर मक्खी होता है। काम क्या है? साफ सफाई करने लगता है। जैसे बेचारा लार्वल स्टेज से पहुंचा वयस्क में, बस काम मिल गया, जाओ छत्ते की साफ सफाई करो, गया छत्ते की साफ सफाई करना शुरू कर दिया। तो इसलिए इसका नाम रख जाएगा स्कैवेंजर या सैनिटरी बी। हालांकि इसमें फिर और भी इसकी डिवाइडेशन है। तीसरे दिन के बाद भी और कुछ काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब तीसरे दिन के बाद इसका काम क्या है? तो तीसरे दिन के बाद, यानी कि अब इसके बाद जो है दूसरा आ जाता है नर्स बी। क्या है? नर्स। नर्स तो नाम सुने होंगे, तो नर्स या हाउस बी, नर्स या हाउस बी। अब लो दूसरा काम शुरू हो गया। 3 दिन बेचारा साफ सफाई किया, जैसे वयस्क हुआ 3 दिन तक जाओ साफ सफाई करो। बेचारा गया 3 दिन तक साफ सफाई किया, अब पहुंचा, अब उसको नर्स भी बना दिया गया। मतलब अब वहां से चौथे दिन से लेकर के 4th to 15th डे तक, यहां तक अब उसका काम भी दूसरा बढ़ गया। अब उसका काम क्या हुआ? यह काम यहां पर बट गया। कैसे कैसे बट गया? आप देखेंगे। पहला इसमें बेचारा चौथे से लेकर 15वें दिन तक वो नर्स बना रहेगा, नर्स या हाउस बी कहलाएगा। अब यहां पर वो आया मक्खी बनेगा। सबसे पहले क्या होगा कि चौथे से लेकर के, कब से? चौथे दिन से लेकर के बेचारा छठे दिन तक, 6th डे तक, चौथे दिन से 3 दिन तक तो साफ सफाई किया, चौथे दिन से लेकर के छठवें दिन तक बेचारा क्या रहेगा? फोस्टर मदर का काम करेगी। किसका काम करेगी?
फोस्टर मदर का मतलब कि आया मक्खी, नन्हे नन्हे जो बच्चे हो रहे हैं उनको भोजन कराओ, नन्हे नन्हे जो बच्चे और उनकी भोजन कराओ, उनकी देखभाल करो। ये क्या हो गया, आया मक्खी बन गई, फोस्टर मदर बन गई, यानी आया मक्खी है। अब यहाँ पर इसका काम क्या, आया करना, धाय जैसे धाय माता होती थी वैसे आया है, वो क्या कर रही है, अब उसको भोजन करा रही है, उसकी देखभाल करे, नन्हे नन्हे शिशुओं की जो भी बेचारे अंडे से बाहर निकल के हैं, लाल स्टेज में है, उनको भोजन चाहिए। तो चौथे से छठवें दिन तक इसका काम क्या होता है, फोस्टर मदर का काम करने लगती है। उसके बाद दूसरे पॉइंट क्या, सेवेंथ डे, सातवें दिन को जो है, सेवेंथ डे पर इसमें जो है मैग्लेरी ग्लैंड डेवलप हो जाती है। सातवें दिन पर क्या होता है कि इसमें जो है मैग्लेरी ग्लैंड डेवलप हो जाती है। अब लो एक और काम मिल गया, अब बेचारा मैग्लेरी ग्लैंड यहां डेवलप हो गई। अब मैग्लेरी ग्लैंड जब डेवलप हो गई तो इसका काम क्या है, तो इसका काम क्या होता है, छत्ते बनना। अब मैग्लेरी ग्लैंड डेवलप हो गई तो ये क्या करती है, अब उसी मैग्लेरी ग्लैंड से धीरे धीरे जो चबा चबा करके, हालांकि अभी वैक्स ग्लैंड बाद में आएगा, तो इसी मैग्लेरी ग्लैंड पहले आ जाता है, तो ये क्या करता है, अब यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो गया और इसके द्वारा इसी अवस्था में ही रॉयल जेली भी बनना शुरू हो जाता है। यानी अब यहां से रॉयल जेली का भी स्राव हो जाता है। एंड सीक्रेट रॉयल जेली, बड़ा नाम अच्छा है, क्यों हो गया कि रॉयल जेली क्या है, राजा महाराजा। तो हम राजा महाराजा के तो पढ़ रहे हैं, अब ये अलग बात है, इसमें राजा नहीं है, इसमें रानी है। तो रॉयल जेली यहां पर सिक्रेट होने लगता है। और ये रॉयल जेली जब शिशु उत्पन्न होते हैं नन्हे नन्हे, तो उसमें से जो संभावित रूप से भावी रानी बन सकती है उसको रॉयल जेली खिलाया जाता है, और बाकी जितने लार्वा होते हैं सबको जेली खिलाया जाता है। दोनों में अंतर यही है, जो भावी रानी मक्खी होने वाली होती है उनको रॉयल जेली खिलाते हैं, और जो सामान्य है उनको जेली मक्खी खिलाया जाता है। तो ये अंतर कर लेती पहले से ही, उनके अंदर इस क्षमता होती है अंतर करने की, कौन सी उसे भावी रानी मक्खी बनने के गुण जिसके पास है उसको रॉयल जेली खिलाया जाएगा, बाकी सबको जेली खिलाया जाएगा। तो ये इसका 7वें दिन पर ये काम होता है। अब 7वें से लगभग 11वें दिन तक ये पूरी प्रक्रिया चलती है। कब तक, 7वें दिन तो मैग्लेरी ग्लैंड डेवलप हुआ और ये बाकी काम 7वें से लेकर के 11वें दिन तक करती है। अब इसके बाद तीसरा क्या है, 12th डे, 12वां दिन पहुंचते तो 12वें दिन पर अब यहां पर वैक्स ग्लैंड डेवलप हो जाता है। लीजिए एक और आ गया, अब आ गया वैक्स ग्लैंड, मोम ग्रंथि आ गया। पपड़ी नुमा मोम छूटता है, ऐसा नहीं कि जैसे मुंह है मोम, पपड़ी नुमा, उसी पपड़ी नुमा जो मोम छूटता है उसी में लार को, जो मैग्लेरी ग्लैंड है, इससे जो लार है उस लार को स्रावित करके उसमें सान सान करके और अपने मैग्लेरी जो मैंडिबल्स, उस मैंडिबल से खूब चबाती है और फर्स्ट मैग्लेरिस पकड़े रखती है और मैंडिबल से खूब चबाती है और चबा चबा करके एक प्रोपोलिंस, चबा चबा करके प्रोपोलिंस का निर्माण करती है। यही है प्रोपोलिंस जिसको हम लोग कहते हैं मोम। तो इस प्रोपोलिस नामक एक पदार्थ बना जिसको कहते हैं मोम, और इसी से छत्ते का निर्माण करती है। और यह प्रक्रिया कब तक चलती है, यह प्रक्रिया चलती है 12 से लेकर के 12 to 15th डे, 15 दिन तक, 12वें से 15वें दिन तक यह पूरी प्रक्रिया यहां पर होती है। इसके बाद आता है इसी में कुछ और भी प्रकार की मक्खियां होती हैं, जैसे सबसे पहले सेनाइटल बी, सेनाइटल बी। सेनाइटल बी का क्या काम होता है, तो सेनाइटल बी का काम तो पहरा देना, पहरेदार है ये पहरेदार है। जैसे कोई भी ऐसा ना हो कि बस खड़े होते हैं रानी मक्खी के, ठीक क्या, छत्ते के गेट पर तो कोई अंदर ना आने पाए, तो पहरा देने का काम करती है ये सेनाइटल बी का काम है, केवल पहरेदार। पहरे जैसे होता नहीं कि राजा महाराजा के द्वार के सामने पहरेदार खड़े होते हैं, तो ऐसे पहरेदार है ये सेनाइटल बी। इसके अलावा इसमें और भी होते हैं, क्या होते हैं, सोल्जर भी होते हैं। क्या होते हैं, सोल्जर भी होते हैं। सोल्जर बी का क्या काम है, ये जो होते हैं सैनिक मक्खियां, इनका काम होता है, क्या काम होता है इनका, जैसे कोई भी मक्खी जो है अगर मान लीजिए किसी दूसरे छत्ते की मधुमक्खी इसमें आना चाहती है तो उसको रोकने का काम करती है। सैनिक होती है, उसको मार के भगा देती है।
तो ये सोल्जर मक्खी यहां पर होती है। इसके बाद क्या होते हैं, रेटिनी ऑफ क्वीन। क्वीन की अंगरक्षक भी होती हैं। अरे भाई रानी है, कोई मामूली थोड़ी ना है। रानी है तो रानी के पास अंगरक्षक तो होंगे, बॉडीगार्ड होंगे कि नहीं होंगे? तो बॉडीगार्ड होती हैं। रानी की अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड होती हैं। इनका काम क्या होता है, रानी के चारों तरफ बैठी रहेंगी, रानी को सुरक्षा देंगी, बॉडीगार्ड होती हैं। ऐसा नहीं कोई दूसरे छत्ते का आया उसको मार दे, ऐसा नहीं है। तो इसके बॉडीगार्ड भी होते हैं। ऐसे न मानिए, सामाजिक प्राणी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा भी क्या होता है, फाइनिंग भी होते हैं। फाइनिंग भी अपना जो पंख होता है उस पंख को खूब तेज करके फैन करते हैं, फैन के समान हवा देती हैं। कहाँ, अंडे को और शिशु को गर्म रखने के लिए। अंडे और शिशुओं को गर्म करने रखने के लिए इसमें क्या होते हैं, फैनिंग भी होते हैं। क्या होते हैं, फैनिंग भी पाया जाता है। तो ये, और इसके अलावा तीसरा इसमें क्या होता है, तो तीसरा इसमें जो होता है, ये तो हो गए सब नर्स या हाउस बी। ये क्या हो गए, ये नर्स या हाउस बी के हो गए। अगला आता है तीसरा, इसी में पहला हो गया स्कैवेंजर, सेकंड नर्स या हाउस बी, और तीसरा होता है यहां पर स्काउट बी। स्काउट बी, स्काउट बीज को एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं फोरेजिंग बी या फोरेजिंग बी। अब देखिए इनका काम क्या है, ये खोजकर्ता मक्खी है, भोजन खोजकर्ता। अरे भाई अभी हम लोग छत्ते की बात कर लिए, छत्ते में क्या क्या पाई जाएगी, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन छत्ते में जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? भोजन शायद कहां से प्राप्त होगा, जब जाएगा कोई ले करके आएगा तब तो भोजन प्राप्त करेंगे। तो यहां पर स्काउट भी होते हैं, यानी कि क्या है, इनका काम क्या है, भोजन खोज करता। बड़ा अच्छा इनका निर्देशन होता है, मार्गदर्शन बहुत अच्छा होता है इसका। इनको हम एक और नाम से कह सकते हो, इसको फील्ड बी कह दो, फील्ड बी। क्यों कहेंगे, क्योंकि इनका काम है फील्ड में घूमना। अरे भाई ये फील्ड वर्कर्स हैं, ऐसे कहिए ना, ये फील्ड वर्कर हैं। इनका काम क्या है, फील्ड में जाकर के जो भी जहां से भोजन का स्रोत, उस भोजन के स्रोत को पता लगाना, फिर उसके बाद भोजन को वहां से सारी मधुमक्खियां को दल एक जाएगा, उसको लेकर के आएंगे। तो ये अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिए कि एक कॉलोनी में ऐसा न जानिए कि ऐसे आसानी से बन जाता है शहद, कि फूल का रस चूस के लेकर के शहद बन गया, ऐसा नहीं होता है। फूल का रस, मकरंद जब आएगा तो एक पहरेदार भी होंगे, उनका पता काम करना क्या, नेक्टर का पता लगाना। ऐसा ना हो कि कोई उसी पता चले कि नेक्टर जो है विषैला हो और खा के मर जाए। तो उसमें कंट्रोलर भी होते हैं, यानी यहाँ पर क्या है, सबका कंट्रोल करने वाला भी होते हैं। क्या होते हैं, कहा दो, इसको नाम दे दो, हम दे देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी में होते हैं ना बहुत बड़े बड़े, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है जिसका कंट्रोल, जिसको लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोलर कहिए ना उसको, कंट्रोलर। ये जितने भी स्काउट भी होते हैं, जब जाते हैं झुंड में जाते हैं तो उसमें कुछ कंट्रोलर भी चाहिए ना, तो चले एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, तो एक कंट्रोलर होना चाहिए जो कंट्रोल करे पूरे पूरे जो उसमें वर्कर्स हैं, जो उसमें स्काउट बीज है, और सबको एक स्थान पर मार्ग निर्देशन करते हुए ले जाकर के उसी स्थान पर पहुंचा दे जहां पर पूरा फूलों का रस, फूल है और उस फूल के रस को लेकर आए। लेकिन अब इतना नहीं है, और ये भी जाने कि जो उसका भोजन स्रोत है वहां से लगभग एक दिन में 15 से 20 चक्कर लगा सकते हैं, इतनी इनकी कैपेसिटी है। लेकिन ऐसा ही क्यों नेक्टर से बन जाए, उसमें बनने के लिए और भी चीज चाहिए। क्या चाहिए, जल, बड़ा इंपॉर्टेंट है जल, बिना जल के नहीं होगा। प्रतिदिन एक छत्ते में 1 डे पर डे 1 से लेकर के 1 to 2 लीटर, बहुत ध्यान से देखेंगे, 1 to 2 लीटर पर डे वाटर आवश्यक होता है एक छत्ते में। ऐसे नहीं शहद बनता है, जल की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जल नहीं रहेगा तो मर जाएंगे प्यास से। ये लोग बहुत जल पीते हैं, जल के लिए बहुत ही जो है प्रातः निर्भर होते हैं, तो जल बहुत ही आवश्यक होता है। 1 से 2 लीटर जल
प्रतिदिन प्रतिदिन यह जो है कि छत्ते में 1 से 2 लीटर जल का खर्चा होता है, ये ध्यान रहे। और इसके साथ में नेक्टर के थ्रू जो आता है उसको शहद के रूप में उसको परिवर्तित करते हैं, तो इसीलिए कहते हैं। और इसमें कंट्रोलर होता है जिसको हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से भी जान सकते हैं, तो ये इसमें होता है। इसके अलावा इसमें जो है एक नेविगेशन यानी मार्ग निर्देशन की क्षमता भी पाई जाती है, यानी इसमें एक होते हैं जिसके पास क्षमता क्या है, नेविगेशन की, मार्ग निर्देशन करेगा, आगे आगे वो चलेंगे, पीछे पीछे उसके साथ ही चलेंगे, और वो तब जाकर के वहां से भोजन के स्रोत को पता लगाएंगे। तो ये यहां पर। अब बात करते हैं अगले टॉपिक कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में जैसे ही जब कोई भी स्काउट मक्खी, जो स्काउट मक्खी होती है, जब स्काउट भी किसी भोजन स्रोत का पता लगा लेती है, तो ये भोजन का स्रोत पता लगाने के बाद वापस छत्ते पे आती है। और जैसे ही छत्ते पर आती है, अब ये अपनी सूचना होती है, उस सूचना को, उस कम्युनिकेशन को जो है वहां की जो भोजन की खोजकर्ता मक्खियां होती है उसको देना प्रारंभ कर देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूचना का प्रसार कर देती है। और एक बार जो स्काउट मक्खियां होती है, जब सूचना का प्रसारण कर देती है, तो फिर वो वहां से हट करके दूसरे किसी भोजन स्रोत का पता लगाने के लिए चली जाती है। उसके बाद जो कार्य होता है, जो संग्रह मक्खियां होती है, भोजन संग्रह मक्खियां होती हैं, वो जाकर के उस भोजन स्रोत को, जहां पर भोजन है, उस भोजन को वापस अपने छत्ते पर लाती है। लेकिन ये एक बहुत ही, इस पर बहुत ज्यादा कार्य किए गए, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर जो है अपने अपने सुझाव दिए। लेकिन इसका जो विस्तृत अध्ययन है कि किस प्रकार से स्काउट मक्खियां आती हैं और किस प्रकार से जो वहां पर संग्रह मक्खियां होती हैं, उन संग्रह मक्खियों को कैसे सूचना देती है, इन सब चीजों के सबसे विशिष्ट अध्ययन अगर किसी ने किया तो वो थे प्रोफेसर कार्ल वॉन फ्रिश। प्रोफेसर कार्ल वॉन फ्रिश जो थे, प्रोफेसर कार्ल वॉन फ्रिश, इन्होंने लगभग जो है 1946 से लेकर के 1969 ईस्वी तक, 1946 से लेकर के 1969 तक अपना जो पूरा अध्ययन है वो उन्होंने इसी पर किया कि मधुमक्खियां किस प्रकार से, जो स्काउट मक्खी होती है, वो स्काउट मक्खी किस प्रकार से आती है, भोजन का स्रोत पता करते हैं, और उसके बाद आकर के किस प्रकार सूचना देती है, और किस प्रकार उस पर कम्युनिकेट होता है। सूचना मिलने के पश्चात किस प्रकार से भोजन संग्रह मक्खियां अपने उस स्रोत तक पहुंचती हैं, जबकि स्काउट मक्खी उसके साथ में नहीं जाती है, वो आकर के सूचना देने के पश्चात किसी दूसरे भोजन स्रोत का पता लगाने चली जाती है। तो इन सब चीजों का जो अध्ययन है वो सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण अध्ययन जो है प्रोफेसर कार्ल वॉन फ्रिश ने किया। प्रोफेसर कार्ल वॉन फ्रिश ने जो किया यहाँ पर, स्काउट मक्खी किस किस प्रकार से जो है, जो स्काउट मक्खियां आकर के सूचना देती है, वो उन्होंने बताया कि ये स्काउट मक्खियां जब आती है तो नृत्य करती है, नाच करके द्वारा जो है अपनी जो सूचना होती है, वो सूचना जो संग्रह मक्खियां होती है उनको देती है। तो उसको नाम दिया गया, यहां पर नाम दिए बी डांसेस, यानी कि कह सकते हैं मधुमक्खी की नाच। मधुमक्खी जो नृत्य करती है उस नाच के द्वारा जो है, हिंदी में उसको मधुमक्खी की नाच कहा गया, उसके द्वारा जो स्काउट मक्खियां होती हैं वो भोजन स्रोत पता लगाती हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार से होता है। पहला इसमें होता है राउंड डांस, पहला इसमें होता है राउंड डांस अर्थात गोल नृत्य। गोल नृत्य जो होता है ये तब होता है जब भोजन का स्रोत जो होता है वो कहां पर हो, वो वहां पर 75 मीटर से कम दूरी पर हो, 75 मीटर से लेस देन 75 मीटर, लिख देते हैं लेस देन 75 मीटर। जब भोजन का स्रोत 75 मीटर से कम दूरी पर होता है तब उस समय जो स्काउट मक्खियां होती हैं वो राउंड डांस करते हैं। इसमें करते क्या है, जो राउंड डांस होता है इसमें जो है, जो एक बार इधर से आती है इस तरह से, जैसे 8 बनता है उस प्रकार की संरचना यहां पर जो है बनाती है इस तरह से। तो इसमें जो है ये गोल नृत्य करती है,
एक चक्कर पूरा करके फिर वापस इस तरह से इसमें जो है ये प्रक्रिया चलती है। इसको कहते हैं हम लोग गोल नृत्य। ये तब होता है जब इसमें 75 मीटर से कम दूरी पर भोजन स्रोत हो। इसमें सूर्य की स्थिति और छत्ते की जो है छत्ते की स्थिति और सूर्य की जो स्थिति है उसका कोई भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पर बस जो संग्रह मक्खियां होती हैं वो जो है जो भोजन स्रोत है पुष्प है, पुष्प की सुगंध के द्वारा ही उस क्षेत्र की ओर चली जाती है। इसमें दिशा का ज्ञान नहीं दिया जाता है। तो पहला इसमें होता है राउंड डांस, दूसरा है टेल बैगिंग या इसको हम लोग कहते हैं शफल डांस और शफल डांस। हिंदी में इसको कहते हैं दुम दोलनी नृत्य। ये दुम दोलनी नृत्य तब होता है जब यहां पर जो है अबव देन 75 मीटर जब जो भोजन का स्रोत है वो 75 मीटर से अधिक दूरी पर होता है, उस समय जो स्काउट मक्खियां होती हैं ये स्काउट मक्खियां जो है ये आकर के टेल वैगिंग डांस यानी कि दुम दोलनी नृत्य यहां पर करके उसकी सूचना जो है जो भोजन संग्रह मक्खियां होती उसको यहां पर देती हैं। कैसे देती समझेंगे इसको। इसमें जो है सूर्य की स्थिति और दिशा का ज्ञान होता है। इस वाले में सूर्य की स्थिति और दिशा का ज्ञान आवश्यक होता है। इसमें होता है कि इसे मान लेते हैं ये सूर्य है, सपोज करिए ये सन है, ठीक है, ये सूर्य है, ये भोजन स्रोत है, ये भोजन स्रोत है, ये भोजन स्रोत है और छत्ता यहां पर है, छत्ता यहां पर है। तो इस दिशा में अगर जो है भोजन का स्रोत छत्ता और सूर्य के बीच में अर्थात सूर्य की दिशा की ओर हो, अर्थात सूर्य की दिशा की ओर होता है, इस समय जो स्काउट मक्खी होती है वो एक बार ऊपर जाती है। कहां पर? ऊपर। फिर एक साइड इस साइड में घूमी, इस साइड, फिर यह वापस आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर इस साइड आती है और फिर इधर आती है। तो इस प्रकार से यहां पर जो है ये इस तरह से घूमती है और इस कंडीशन में जो उसका जो पूंछ होता है वो हिलता रहता है, इसका नाम है टेल वैगिंग। पूंछ बहुत तेज हिलता रहता है, फड़फड़ाता रहता है और उसी की ध्वनि और साथ में जो संग्रह मक्खियां होती हैं ध्वनि के साथ साथ उसको आके स्पर्श करती है, स्पर्श ज्ञान के द्वारा और उसकी गंध के द्वारा जो है भोजन स्रोत का पता लगा लेती हैं। इस प्रकार से जो है इसकी दूरी का अनुभव वो कर लेती हैं ऊपर नीचे। लेकिन अगर मान लेते हैं इस कंडीशन में जो सूर्य जो है यहां है, छत्ता बीच में है और भोजन स्रोत सूर्य के विपरीत दिशा में है। भोजन स्रोत कहां है? सूर्य के विपरीत दिशा में। इस कंडीशन में ये एक बार नीचे जाएगा स्काउट मक्खी, फिर एक दिशा में, फिर नीचे, फिर एक दिशा में। तो इस तरह से यहां पर जो है ये भोजन स्रोत का प्रत्यय इसमें नीचे जाती है, अर्थात जो भोजन स्रोत है 75 मीटर से अधिक दूरी पर और सूर्य के विपरीत दिशा में है, पूंछ इसमें हिलता रहता है। अब मान लेते हैं सूर्य की स्थिति कहां है? सूर्य है, भोजन यहां कहीं है और छत्ता यहां है। इस कंडीशन में क्या होगा, वो मक्खी जो है तिरछा डांस करेंगी, यानी तिरछा जो है ये वो ऊपर जाएंगी, फिर नीचे आएंगी, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो इस तरह से यहां पर तिरछा करते, तो इसको कहते हैं हम लोग टेल वैगिंग डांस, क्योंकि इसमें लगातार जो पूंछ होता है वो हिलता रहता है। इसे इसका नाम दुम दोलनी नृत्य के नाम से जानते हैं, टेल वैगिंग डांस कहता है। और इसके द्वारा जो भोजन खोजकर्ता मक्खी होती है वो आकर के भोजन संग्रह मक्खियों को जो है सूचना देती है और सूचना लेकर के उस दिशा में जाकर के भोजन को जो है वो अपने जो है छत्ते तक जो है लाने का कार्य करती है। तो ये जो था ये यहाँ पर जो है टेल वैगिंग डांस था। दो प्रकार के नृत्य थे, इस दोनों प्रकार के नृत्य को जो है
इसका अध्ययन कार्ल वॉन फ्रिश ने 1946 से लेकर के 1969 के बीच में किया और इसके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट लाइफ हिस्ट्री ऑफ हनी बी, या लाइफ साइकिल कहिए या लाइफ हिस्ट्री ऑफ हनी बी। मधुमक्खी का जीवन इतिहास। अब बात करते हैं कि किस तरह से होता है मधुमक्खी का जीवन इतिहास। देखिए, जो मधुमक्खी का जीवन होता है जिसमें जनन की प्रक्रिया होती है, जनन की प्रक्रिया बड़ा जो है इंटरेस्टिंग है अगर समझेंगे इसको। जो जनन की प्रक्रिया होती है इसमें एक जो रानी मक्खी होती है ग्रीष्म काल के अंत तक, ग्रीष्म काल के अंत में जब शरद ऋतु या बसंत ऋतु आता है उस समय अपने जो छत्ता उस छत्ते को छोड़ करके उड़ती है। ध्यान से सुनेंगे, रानी मक्खी अपने जब आता है जनन काल का समय आता है, उस जनन काल के समय रानी मक्खी अपने छत्ते को छोड़कर के उड़ती है। पीछे पीछे ड्रोन्स भी उसके पीछे पीछे जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अब वो ड्रोन्स आगे चलते हैं, वो उड़ती जाती है आकाश में और वो भी उसके पीछे पीछे ड्रोन्स भी जाते हैं। तो उसमें से कोई एक नर मक्खी, कोई एक ड्रोन पहुंचता कहां पर है? उस रानी मक्खी के पास। अब रानी मक्खी के पास पहुंचा तो कॉपुलेशन किया। अब कॉपुलेशन हुआ उन दोनों के बीच में। अब क्या होता है, जब कॉपुलेशन कर चुकते हैं तो जो रानी मक्खी होती है, रानी मक्खी और जो नर मक्खी, तो नर मक्खी जो अपने जेनाइटल ऑर्गन को निकालता है तो टूट जाता है। बहुत ध्यान समझेंगे, जेनाइटल ऑर्गन टूट जाता है और वो जो नर मक्खी होता है जो फर्टिलाइज कॉपुलेशन किया है, जिसके स्पर्म फर्टिलाइज हुए हैं, वो मर जाता है, बाहर ही मर जाता है। अब रानी मक्खी फर्टिलाइज हो गई है, अब वो वापस अपने आती है छत्ते में। कहां आती है? छत्ते में। जब छत्ते में आती है, अब जो ड्रोन मक्खी आते हैं, वो ड्रोन मक्खी जैसे आए, अब उनका कोई काम नहीं है। अब श्रमिक मक्खियां होती है, उन ड्रोन मक्खी को मारकर भगा देती है छत्ते से बाहर। बेचारे प्यास से जो है, क्योंकि उनके पास ना तो डंक है, भोजन कर नहीं सकते, बेचारे तड़प करके प्यास से, भूख से मर जाते हैं। अब रानी मक्खी आकर के क्या करती है? अब अंडे देना शुरू करती है। प्रतिदिन 1000 से 3000 तक अंडे देती है। कितना? 1000 से 3000 तक जो है जो एग लेइंग होता है, एग जो होता है 1000 to 3000 पर डे अंडे देती है। कौन? रानी मक्खी। यानी अपने जीवन काल में लगभग 15 से 20 लाख तक अंडे जो है ये अपने जीवन काल में एक रानी मक्खी देती है। अब उसमें से जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इसमें भी दो प्रकार के एग बनते हैं। पहला एक बनता है फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड डिप्लॉयड एग। पहला यहां बनता है फर्टिलाइज्ड डिप्लॉयड एग, यानी पहला जो एग बनता है एक प्रकार का, वो फर्टिलाइज्ड होता है। इस पर जाकर के ओवम को फर्टिलाइज किया और इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है। ध्यान सुनेंगे, गुणसूत्रों की संख्या इसमें जो होती है वो 32 होती है। और इसके द्वारा जो है जो फर्टिलाइज एग होते हैं, इस फर्टिलाइज एग से पहला किसको गुणसूत्र की संख्या, फर्टिलाइज एग से जो है एक तो क्वीन बनती है, क्वीन उत्पन्न होती है एंड वर्कर्स उत्पन्न होते हैं। फर्टिलाइज एग से क्वीन और वर्कर्स यहां पर उत्पन्न होते हैं। अब ये जो क्वीन और वर्कर्स होते हैं, इसमें से जो भावी क्वीन होने वाली होती है, जो क्वीन बनती है, संभवतः माना जाता है इस क्वीन के द्वारा एक रासायनिक पदार्थ का स्राव हो जाता है जिसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटैरिक एसिड। और यही पदार्थ जो होता है, ये पदार्थ जो अन्य मक्खियां होती है उन मक्खियों को नपुंसक बना देती है, यानी वर्कर्स नपुंसक होती हैं। सपुंसक कौन है? केवल क्वीन होती है। संभवतः माना जाता है कि जो अल्फा कीटोग्लूटैरिक एसिड होता है, ये अल्फा कीटोग्लूटैरिक एसिड के प्रभाव से रासायनिक पदार्थ स्रावित करती है जिससे अन्य मक्खियां नपुंसक हो जाती है। तो ये यहां पर जो है फर्टिलाइज डिप्लॉयड एग से कौन उत्पन्न होते हैं? एक तो क्वीन होती है और दूसरे वर्कर्स होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या होती है 32।
दूसरा होता है अनफर्टिलाइज्ड हैप्लॉइड एग। अनफर्टिलाइज्ड हैप्लॉइड एग, देखिए अनफर्टिलाइज्ड हैप्लॉइड एग जो होता है इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होती है ये होती है 16, गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है और इससे बनता है, इससे उत्पन्न होता है ड्रोन। इससे क्या उत्पन्न होते हैं? ड्रोन उत्पन्न होते हैं। तो ये अनफर्टिलाइज्ड जो है हैप्लॉइड एग होते हैं और इसलिए ड्रोन को जो हम लोग कहते हैं, ध्यान रहे, ड्रोन को हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। यानी यहां पर एक प्रक्रिया कौन सी, इसको कहते हैं हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, या इसको एक और नाम देते हैं एरिनोटॉकी। मतलब एक ऐसा बॉर्न बेबी विदाउट फर्टिलाइजेशन ए बॉर्न बेबी, यानी कि एक ऐसा शिशु जन्म ले है जो फर्टिलाइजेशन के द्वारा उत्पन्न नहीं है। अनफर्टिलाइज्ड एग से, एग के थ्रू ही एग जो होता है वो उसी से एक लार्वा बन जाता है, यानी अंडा बनता है और अंडे से लार्वा बन जाता है। तो ड्रोन जो होता है वो अनफर्टिलाइज्ड हैप्लॉइड एग जो यहाँ पर होता है। अब बात करते हैं इसमें रहने का स्थान, कोष्ठक। यानी कि जो हनी बी है और हनी कॉम्ब है उसमें हमने पहले बता दिया था, मैंने कहा हेक्सागोनल होता है सबसे पहले हेक्सागोनल, लेकिन मैंने कहा था ऐसा नहीं कि पूरे हेक्सागोनल ही होते, तो उसी चीज को हम यहां पर समझेंगे। चैम्बर ऑफ हनी कॉम्ब, चैम्बर ऑफ बी हाइव, जो छत्ता होता है मधुमक्खी का छत्ता, उस मधुमक्खी के छत्ते के कोष्ठ कैसे होते, कोष्ठ के बारे में जानेंगे। तो कोष्ठ जो होता है इसमें जो वर्कर्स होती हैं, ध्यान से देखेंगे, जो वर्कर्स होते हैं इसमें जो इसका रहने का स्थान होता है ये स्मॉल हेक्सागोनल होता है, छोटा सा ऐसे बना दे रहे हैं। ये जो ड्रोन होता है, ड्रोन इसका मीडियम हेक्सागोनल होता है, थोड़ा उससे बड़ा। और जो क्वीन है, क्वीन के जो जहां पर रहता है ये लार्ज ट्राई एंगल होता है, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे ना तो हेक्सागोनल लिख दीजिए, ट्राई एंगल होता है। तो ये शेप होती है जो छत्ते में जहां पर रहने वाला। वर्कर्स स्मॉल हेक्सागोनल में रहती हैं, ड्रोन मीडियम हेक्सागोनल में रहता है और क्वीन जो है वो लार्ज ट्राइंगल में रहती है। तो ये यहां पर अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी अलग अलग होता है, सबके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जैसे वर्कर्स हैं, सबके अलग अलग हैं, वर्कर्स है, ड्रोन है और क्वीन, तीन है। तो ये चीज ध्यान देना है कि इसमें जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है ये भी अलग अलग दिनों में होता है। वर्कर्स का 21 दिन का इसका जो होता है ये होता है, और जो ड्रोन उसका 14 दिन का होता है, और जो क्वीन है इसका 16 दिन का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड होता है। यानी यहां पर ध्यान देना है कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर चल रहा है। चल क्या रहा है कि एक तो सबसे पहले 21 दिन का जो है यहां पर वर्कर्स का जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड है, ड्रोन का 14 दिन का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड है, यानी भ्रूणीय परिवर्तन है, और क्वीन का 16 दिन का। कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछते ये दोनों क्वेश्चन, एक तो उसका शेप पूछता है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दूसरा उसके जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उस चीज को वहां पर बहुत ज्यादा जानते हैं। अब बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की, इसके लाइफ साइकिल में कैसे प्रक्रिया होती है। तो लाइफ साइकिल की बात करें, देखिए इसकी लाइफ साइकिल में होता क्या है कि थोड़ा इसमें एक चीज रहता है कि जब वो अंडे जो होते हैं, अंडे से निकलने के बाद कौन कौन सी इसमें स्टेज आती है, इस चीज को यहां पर देखेंगे।
इसे मान लेते हैं कि लाइफ साइकिल। तो इसका जो अंडा होता है, ये जो अंडे होते हैं उस एग से आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद एक लार्वा निकलता है। क्या निकलता है? लार्वा। इस लार्वा को कहते हैं ग्रब। बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, क्योंकि अब यहां पर नाम को स्पष्ट करना है किसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले यहां पर ग्रब निकलता है। अब इस लार्वा में 5 बार मोल्टिंग होते हैं। कितनी बार? 5 बार, याद रखिएगा। 5 टाइम्स मोल्टिंग होता है, 5 टाइम्स मोल्टिंग की प्रक्रिया होती है। मोल्टिंग मतलब होता है त्वक पतन, त्वक पतन, कायांतरण। 5 बार मोल्टिंग होता है, 1-2 बार नहीं, याद रहे, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 बार मोल्टिंग होता है और उस ग्रब के द्वारा मोल्टिंग से अब वो एक टोपी नुमा सदृश संरचना बनता है, निकल करके आता है और अपने चारों ओर एक जो है आवरण बना लेता है, यानी ककून बना लेता है। क्या बना लेता है? ककून। अपने चारों ओर एक आवरण बना लेते हैं, हम लोग कहते हैं ककून। अब ये ककून जो होता है, ये कुछ समय पश्चात जो है फिर ये बदलता है इसमें प्यूपा में, और ये प्यूपा अब बदल जाता है कुछ समय पश्चात इमैगो में। इमैगो क्या है? इमैगो जो होता है यही है एडल्ट बी। इस तरह से इमैगो में कन्वर्ट होता है, वयस्क रहता है, उसके बाद वयस्क के बाद अब इसके अपने अपने कार्य होना शुरू हो जाता है। अगर ये वर्कर्स है तो वर्कर्स का भी जैसे हमने कार्य बताया उस तरह से कार्य करना शुरू करेगा। उसके अलावा अगर मान लेते हैं कि उसमें वो रानी मक्खी है तो उसका एब्डोमेन बड़ा होकर रानी जेली खाना शुरू करेगी। ड्रोन है तो ड्रोन के अपने अलग जो है रहेगा, वो अलग जो है इसमें फर्टिलाइज एक से उत्पन्न हुआ है। तो इस तरह से इसकी जो लाइफ साइकिल होती है यहां से स्टार्ट हो जाती है। तो ये पूरी इसकी लाइफ साइकिल है। अब इससे प्राप्त क्या क्या करते हैं? तो जो मधुमक्खी होता है, पता है मधुमक्खी से शहद प्राप्त करते हैं। मधुमक्खी मतलब एपिस इंडिका, नाम एपिस इंडिका इसका जो है जूलॉजिकल नेम है। एपिस मेलिफेरा भी इसकी एक प्रजाति होती है, ठीक है। एपिस इंडिका भी है और एपिस मेलिफेरा, लेकिन जो भारत में पाया जाता है वो एपिस इंडिका होती है। तो एपिस इंडिका से क्या क्या प्राप्त करते हैं? एपिस इंडिका के द्वारा हम लोग शहद प्राप्त करते हैं और मोम जो है प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स, जैसे शहद का उपयोग एंटीबायोटिक्स में किया जाता है, या फिर मान लेते हैं कहीं पर जल जाए वहां पर भी शहद लगाया जा सकता है, ठीक है। अगर कहीं जल जाए तो वहां पर भी शहद लगा सकते हैं। किसी भी चीज को परिरक्षित करने के लिए भी शहद का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से शहद और जो मोम है वो हम इससे प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कुछ जो है रासायनिक पदार्थ भी इससे प्राप्त होते हैं। तो ये जो पूरा था आज का हम लोग का टॉपिक, वो था जो है लाइफ हिस्ट्री ऑफ हनी बी, या कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बेनिफिशियल इंसेक्ट हनी बी जो कि सोशल और एक साथ में पॉलीमॉर्फिक प्राणी है, और उसका अध्ययन हम लोग आज किए। धन्यवाद।